गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो है लीवर हेल्थ पर। लीवर को सब लोग जो ह्यूमन बॉडी लीवर है उसको सब जिगर का टुकड़ा भी कहते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून श्रवण जी, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। देखिए, जो लीवर है उसे हम जिगर का टुकड़ा भी कहते हैं। बहुत खास बात है कि क्यों कहते हैं जिगर का टुकड़ा। जिगर उसी चीज को, उसी ऑर्गन को हम जिगर का नाम देते हैं जो आपके लिए बहुत वाइटल हो। तो लीवर आपके बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। डेफिनेटली इसके फंक्शंस ही बहुत हैं। लीवर, अगर हम साइंटिफिकली जाएं, एनाटॉमिकली जाएं, तो लीवर आपकी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर के अंदर वो तासीर होती है कि ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। तभी अगर किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो पूरा का पूरा लीवर जो है वो उठाकर नहीं ट्रांसप्लांट किया जाता। थोड़ा सा लीवर का एक टिश्यू लिया जाता है किसी और की बॉडी से और वो ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे जरूरत होती है, और वो थोड़ा सा टिश्यू ही जो है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है पूरे इतने बड़े लीवर में। ठीक है। एंड कई बार हमें ऐसा दर्द होता है, खट्टी डिकारे, एसिडिटी, उल्टी जैसा मन, ये सब चीजें जो दिक्कतें आती हैं, और चेस्ट पेन भी कई बार होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो। लीवर भी एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको चेस्ट पेन कर सकता है। लीवर के फंक्शंस ही इतने सारे होते हैं कि एक बहुत ही वाइटल इसे ऑर्गन माना गया है, बहुत ज्यादा वाइटल। मैक्सिमम फंक्शंस जो है बॉडी में, जो मैक्सिमम फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फंक्शन करने वाला जो ऑर्गन है वो है लीवर। देखते हैं लीवर के क्या क्या रोल हैं, क्यों लीवर के बारे में, उसकी हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर लीवर हेल्दी, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट साफ तो सब साफ, तो पेट का ही एक, पेट के ऊपरी हिस्से में ही जो थोड़ा बहुत पेट पे आ जाता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर। है तो आपका गट, जो कि ठीक रहना बहुत जरूरी है, लेकिन गट में भी जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो लीवर से सिक्रीट होते हैं। अगर लीवर वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट ना करे तो जो आपने फूड इंटेक किया है वो कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो ही नहीं पाएगा एनर्जी में, और उतनी कैलोरीज आपकी बॉडी को मिल ही नहीं पाएंगी जो आपकी शरीर को इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस करने में मदद करे। तो ये सिनारियो है लीवर का। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि लीवर क्या क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि रोल प्ले ऑफ ऑर्गन हमारे लिए जानना हमेशा बहुत जरूरी होता है। व्हाट रोल डज द लीवर प्ले? तो ये जो लीवर ऑर्गन है इसका रोल प्ले क्या है, इसका काम क्या है, एक्चुअल काम क्या है ह्यूमन बॉडी में, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये वाइटल ऑर्गन है। Liver is a vital organ that performs numerous life-sustaining processes in the liver. इन योर बॉडी। लीवर जो है बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस, मतलब ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे काम करता है आपकी बॉडी में, बहुत सारे प्रोसेस को कैरी आउट करता है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी लॉन्गेविटी जो है, लाइफ की लॉन्गेविटी, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है फंक्शंस। उन फंक्शंस को परफॉर्म करता है लीवर आपकी बॉडी में। सबसे मेन बात जो सबसे फेमस है, आप सब जानते हैं, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल एक तरह का जूस होता है जो कि एड करता है डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन में वो हेल्प करता है। क्रिएट्स प्रोटीन्स दैट द बॉडी नीड्स। बॉडी में जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो एक्चुअली लीवर से ही बनते हैं, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म से। आयरन इज केप्ट। इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बॉडी के लिए है वो आयरन है। आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, वो आयरन जो है वो लीवर से ही बनता है। लीवर ही एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, उसे कैरी आउट करता है जिसमें फूड जो आपने इनटेक किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। इट प्रोड्यूसेस chemicals that aid in blood clotting. लीवर आपके ब्लड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को बनाता है जो आपको क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। मतलब अगर कभी आपको चोट लग जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा खून बह जाएगा या बहुत दिक्कत होगी। लीवर के थ्रू कुछ ऐसे एंजाइम्स और केमिकल्स निकलेंगे जो वहां पर एक ब्लड का क्लॉट बना देंगे, खून का थक्का बना देंगे, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और जो घाव है वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक्सेसिव ब्लीडिंग से आप बच जाएंगे। आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सेसिव ब्लीड होने से बच जाएगी। By producing immune components and clearing your blood of germs and toxins, substances that might harm your body, it helps you resist illnesses. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपकी बॉडी के जो इम्यून कंपोनेंट्स है आपकी बॉडी के WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, उसके भी कंपोनेंट्स है लिम्फोसाइट्स, इओसिनोसिल्स, तो ल्यूकोसाइट्स, इनको बनाने का काम, ब्लड के ऐसे कंपोनेंट्स बनाने का काम जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट बैक करते हैं, जैसे WBCs, उन्हें बनाने का काम लीवर ही करता है।
बॉडी में जो WBCs है उनको बनाने का काम लीवर करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं उन सबको बाहर निकालने का काम और बीमारी से बचाने का काम लीवर करता है। बॉडी से सारे जर्म्स को बाहर निकालने का काम, और अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ गया, जर्म आ गया है कोई, तो उससे फाइट बैक करके आपकी इलनेस जो है उसे प्रिवेंट करना, जो भी आपको बीमारी होती है उससे बचाना, और बीमारी होने से ही आपके अंदर बीमारी को आने से ही बचाने का काम करता है लीवर। लीवर से ही एक रिलेटेड बीमारी है जिसे हम जानते हैं, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस जो कि लीवर की एक बीमारी है, ये है क्या? हेपेटाइटिस इज अ वार्निंग वार्निंग इंडिकेशन ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी है कि वर्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जा रहा है। तो है क्या ये हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस एक वार्निंग इंडिकेशन है लीवर इन्फ्लामेशन का। अगर लीवर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो एक एज अ वार्निंग की तरह हेपेटाइटिस हो जाता है। एवरी डे योर लीवर रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम योर ब्लड। हर रोज लीवर आपके ब्लड में से बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। नेवरदलेस इट गेट माइट गेट ओवरलोडेड बाय अ हाई टॉक्सिक लोड और वायरल इन्फेक्शन। लेकिन कई बार वायरस कंटामिनेशन से भी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होने से, जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का लोड बढ़ जाता है लीवर पे, तब भी लीवर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। इसी को कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्रॉनिक भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, और थोड़े टाइम के रहने वाला भी हो सकता है, ट्रांजिएंट या एक्यूट भी हो सकता है। हेपेटाइटिस है तो जस्ट हमने एक छोटी सी डेफिनेशन मांगी है कि इन्फेक्शन ऑफ हेपाटो, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ लीवर, और इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस। लेकिन ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है उसमें तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन ये वैसा पर्टिकुलर हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है ये हार्मफुल क्यों है, क्यों हानिकारक है? अगर हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और बहुत लंबे समय तक रहे, तो ये बॉडी में सिरहोसिस कर सकता है। लीवर की से गंदा पानी बनना शुरू हो जाता है, एसाइटिस होना शुरू हो जाता है, जो पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं हम सिरहोसिस, लीवर सिरहोसिस। और लीवर जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, एनहार्ड्स, बहुत बहुत ज्यादा अनकंट्रोल तरीके से बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है और पानी इकट्ठा करता है, एसाइटिस कर देता है। इसे कहते हैं लिवर सिरहोसिस, जो कि ट्रीटेबल नहीं है। लीवर स्कैरिंग, कई बार हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, लीवर सिरोसिस भी अगर ठीक होने लगे, तो उसके बाद भी कई बार लीवर स्कैरिंग हो जाती है। मतलब वहां पे जैसे वुंड्स, जब कोई भी घाव जब ठीक होता है तो वहां पे एक थक्का सा जम जाता है, वैसे ही लीवर में भी एक थक्के से क्लॉट से जमने लगते हैं, जो कि डेड सेल्स के होते हैं। तो एक तरह से लीवर के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, इसको कहते हैं लीवर स्कैरिंग। सिरहोसिस, लीवर सिरहोसिस, लीवर का एक्सेसिव एनलार्ज हो जाना इन्फेक्शन होकर, और एसाइटिस वहां फॉर्म कर लेना और एक्सेसिव एनलार्ज हो जाना, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, इसे लिवर सिरहोसिस कहते हैं। और लीवर स्कैरिंग, जब लीवर के जो टिश्यूज हैं वो डेड होना शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं लीवर स्कैरिंग। ठीक है। लीवर सिरहोसिस और लीवर स्कैरिंग कैन डेवलप आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ परसिस्टेंट हेपेटाइटिस। बहुत लंबे समय तक अगर हेपेटाइटिस बना रहे तो उसे हम कहते हैं लिवर सिरहोसिस और लिवर स्कैरिंग। प्रोग्रेसिव स्कैरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लिवर टिश्यू इडीमा एंड इन्फ्लेमेशन। बहुत समय तक अगर लिवर सिरहोसिस या स्कैरिंग बनी रहती है, लॉन्ग टर्म तक अगर ये बना रहता है, तो जो लीवर का टिश्यू है उसमें सूजन हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, इसे इडीमा और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। Your liver eventually loses its ability to function as scar tissue progressively replaces healthy liver tissue. आपकी जो लीवर है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि जो हेल्दी टिश्यू है लीवर का वो कन्वर्ट हो जाता है स्कार में, यानी डेड टिश्यू में। क्रॉनिक लीवर फेलियर क्रॉनिक लीवर फेलियर में इवेंचुअली रिजल्ट फ्रॉम सिरोसिस। लीवर सिरोसिस बढ़ते बढ़ते लीवर फेलियर तक चला जाता है, कि लीवर बिल्कुल पूरा का पूरा लीवर काम करना बंद कर दे। एक टर्म आती है पोर्टल हाइपरटेंशन, ये भी एक डिसीज है, इसके बारे में जानते हैं ये क्या है? ऑल्दो लीवर फेलियर इज नॉट अ कॉमन आउटकम ऑफ cirrhosis, इट इज अ स्लो प्रोसेस दैट कैन लीड टू सेकेंडरी इश्यूज सच एज पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर फेलियर, जैसे लीवर हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस धीरे धीरे लीवर सिरोसिस की तरफ जाता है, फिर लीवर सिरोसिस धीरे धीरे लीवर फेल कंप्लीट लीवर फेलियर में जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत सारे सेकेंडरी इश्यूज, सेकेंडरी बीमारियां, एज लाइक हम कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी एलिमेंट्स कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन है, एक पोर्टल वेन होती है जो कि लीवर्स में डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करती है। वहां पर अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो उसे कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन।
Your stomach and esophagus other veins enlarge as a result of scar tissue compressing the portal veins that pass through your liver. Uh, आप जब लिवर सिरहोसिस होता है और लीवर फेलियर की तरह जब ये जा रहा होता है तो आपका जो स्टमक पेट होता है और जो ईसोफेगस फूड पाइप होता है उसकी वेन्स भी बहुत एनलार्ज हो जाती है, उसमें भी बहुत स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो स्कार टिश्यू है लीवर का वो और बढ़ जाता है, और ये स्टमक ईसोफेगस और लीवर की इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि जो पोर्टल वेन है उसमें भी प्रेशर पड़ने लगता है, और ब्लड जो उसमें से फ्लो हो रहा है उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, हाइपरटेंशन भी क्रिएट हो जाता है। जिसकी वजह से जब पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन बढ़ जाए तो इंटरनल वहां पे नस फटने का डर रहता है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और वेन्स और ज्यादा स्वेल्ड अप हो सकती है, जिसकी वजह से फिर लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, लीवर में जो पोर्टल वेन है, अगर उसमें हाइपरटेंशन हो जाए, उसका वहां पे जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाए तो लीवर कैंसर हो सकता है। योर लीवर एक्सपेंस एंड बिकम्स इन्फ्लेट, आपका लीवर बढ़ता है और इन्फेक्शियस हो जाता है, जो कि आपके ऑर्गन के लीवर के टिश्यूज को फिर डैमेज कर देता है। लीवर में इन्फेक्शन हो जाए और वो बढ़ना शुरू कर दे तो इसे इस टर्म को हम कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। मतलब आपके लीवर में कुछ फैट जमा हुआ है, वो फैट वहां पे क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो उस फैट ने वहां पर जमा होकर चिपक कर वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, जिसे हम कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। योर डैमेज लीवर डेवलप स्कार टिश्यू। जो डैमेज लीवर है उसमें से स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। जो डैमेज लीवर है वो इतना डैमेज हो जाता है कि वो धीरे धीरे वहां पे डेड टिश्यू को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो डेड टिश्यू है वहां पे फाइब्रोसिस कर देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं लीवर के अंदर। हेल्दी टिश्यू इज रिप्लेस बाय एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू। जो हेल्दी लीवर टिश्यू होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लीवर स्कार में, स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे लीवर बढ़ते बढ़ते लीवर सिरोसिस तक चला जाता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्कार टिश्यू रिप्लेस हेल्दी टिश्यू। बहुत सारा लीवर में जब स्कार इकट्ठा हो जाए तो वो हेल्दी टिश्यू को रिप्लेस करता है। लीवर का जो हेल्दी टिश्यू है वो रिप्लेस होके वहां पे स्कार टिश्यू बन जाता है, और धीरे धीरे ये लीवर में जब डैमेज शुरू हो जाता है धीरे धीरे तो वहां पे साइटिस इन्फेक्शियस वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शियस लिक्विड बन जाता है। तो एनलार्ज एक्सेसिव एनलार्ज लीवर इज कॉल्ड एज लीवर सिरहोसिस। Chronic liver disease. The liver has suffered extensive damage which results in cirrhosis. जब बहुत ज्यादा लीवर डैमेज हो जाए तो उसे कहते हैं लीवर सिरहोसिस। द लीवर फंक्शन इज, लेकिन अभी हाँ लीवर सिरहोसिस में भी अभी पूरा कंप्लीट डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लीवर जब डैमेज हो जाता है तो वो है टर्म सिरहोसिस। The liver function is slowed down by the tough scar tissue that has replaced healthy liver tissue. It may eventually completely stop the liver from functioning. धीरे धीरे इससे लीवर के जो सारे फंक्शंस हैं वो होने बंद हो जाते हैं और लीवर फेलियर हो जाता है, देन लीवर कैंसर हो जाता है। अब इस चीज को हम कहाँ कैसे पहचाने कि लीवर में क्या दिक्कत है। लीवर की हेल्थ को हम कंफर्म कर सकते हैं सीटी स्कैन से या अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन से। अगर आप पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर पेट का सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लीवर में फैट है या नहीं है, या लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे मैंने हेपेटाइटिस आपको बताया, स्टेटो हेपेटाइटिस बताया, या कोई और बड़ी बात तो नहीं है। To assess how far along the liver disease is, a liver biopsy tissue sample is performed. अगर लीवर में सिरहोसिस हो रहा है या लीवर में हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है या बहुत इन्फेक्शन है या लीवर सिरहोसिस तक अगर कंडीशन पहुंच गई है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी डैमेज टिश्यू है लीवर का उसमें एक नीडल डाल के या कुछ थोड़ा सा उसका पार्ट लेकर एक बायोप्सी टेस्ट कर सकते हैं, पार्ट निकालकर उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो सकता है कि ये लीवर कैंसर तो नहीं बना। अब हम जानते हैं कि देखिए सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, वो है फैटी लीवर। आप जब भी देखेंगे कि कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है और उसके पेट के आसपास कुछ फैट है, पेट बड़ा हुआ है, पेट गैशियस लग रहा है, थोड़ा सा फूला हुआ है, जो उसका नॉर्मल इंच होना चाहिए था आपके वेस्ट का, वो नॉर्मल इंच से पेट थोड़ा बढ़ गया है, तो दैट इज द अलार्मिंग साइन फॉर फैटी लीवर। मतलब पेशेंट में फैटी लीवर हो सकता है। कभी भी आप हर तीसरे पर्सन का अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो आजकल उसमें फैटी लीवर मिलता ही मिलता है। लेकिन फैटी लीवर में भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। वो जब ग्रेड बढ़ जाते हैं तो वो आगे जाके इन्फेक्शन कर देता है, स्टेटोहेपेटाइटिस कर देता है। लीवर इन्फेक्शन स्टेटोहेपेटाइटिस से जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो लीवर सिरहोसिस करता है। लीवर सिरहोसिस और ज्यादा बढ़ जाए तो लीवर कैंसर कर देता है एंड लीवर फेलियर कर देता है।
अब मैंने आपको पहले ही बताया, क्यों ना अगर हम जब भी हमारा बेली फैट बढ़ रहा है और जब भी हमें लग रहा है कि लीवर में फैट जमा हो रहा है, तो उसी समय इसको चेक कर लिया जाए और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के थ्रू इसे वहीं पर रोक दिया जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लीवर की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लीवर टॉनिक्स लीजिए जो आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, जो कि आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो जो आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक्स हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी लिखते हैं, ताकि आपका जो लीवर है वो और हेल्दी हो सके। हेल्दी लीवर के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्दी लीवर के लिए आप जितना वॉक करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 घंटा रोज वॉक करिए ताकि आपके लीवर में कोई फैट जमा ही ना हो। जितना ऑयली और स्पाइसी फूड कम खाएंगे उतना अच्छा है। खाना जब खाना चाहिए, जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताई गई हैं, जैसे खाना जिस समय खाना चाहिए उसी समय आप खाना खाइए। आप ज्यादा चबा चबा कर अच्छे से खाना खाइए। खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीजिए ताकि खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। एंड और भी बड़ी बातें, जैसे कुछ एपेटाइजर्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। रात में खाना हल्का खाइए, ब्रेकफास्ट अच्छा करिए और लंच थोड़ा मिडल करिए। तो इस तरह से आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। मिड मील्स भी आते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील होता है, उसमें फ्रूट्स आप खा सकते हैं। जितने आप फ्रूट्स खाएंगे उतना ही आपका लीवर में जो फैट है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, लीवर और अच्छा काम करेगा। अगर आप मैक्सिमम फूड जो है अपना डाइट जो है आपकी मैक्सिमम फूड जो आप ले रहे हैं वो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स। जितने भी फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपके लीवर को हेल्थी रखने में एकदम फिट है। वो आपके लीवर के लिए एक हेल्थ टॉनिक है, ऑलमोस्ट एक हेल्थ टॉनिक है। एंड प्लस हमारा जितना हो सके आप अगर घर में स्पाइसेस यूज करें, किचन में स्पाइसेस यूज करें, तो आप उसमें ध्यान रखें कि आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, पैकेट फूड प्रोडक्ट, जो भी आप पैकेट फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उसमें जरूर ध्यान रखिए कि वो ज्यादा केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स उसमें इंक्लूड ना हो। क्योंकि जितना केमिकल अंदर जाएगा उतना ही लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है, लीवर का जो फंक्शन है, उतना ही हैम्पर होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं, हम और आप सब जुड़े हुए हैं D9 से, यानी डार्जिलिंग से। तो डार्जिलिंग में से बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम फैटी लीवर में या कोई भी लीवर प्रॉब्लम में, जैसे इवन जॉन्डिस में भी दे सकते हैं। इससे पेशेंट को बहुत मदद मिलेगी। एंड इन लीवर टॉनिक्स का, अगर इवन लीवर सिरोसिस में भी अगर आप ये टॉनिक्स देते हैं तो पेशेंट को इससे कोई हार्म नहीं है, पेशेंट को फायदा ही मिलेगा। ठीक है। तो जो डार्जिलिंग के मेन प्रोडक्ट्स हैं फॉर फैटी लीवर, वो है लीवर संजीवनी सिरप, देन है लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, फिर है लिफिट सिरप। जो लीवर संजीवनी सिरप है वो है सेजेस एंड सीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का एक प्रोडक्ट। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हरित की फ्रूट एक्सट्रैक्ट, भृंगराज होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, पुनर्नवा रूट एक्सट्रैक्ट, मकोई होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कालमेघ होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कासनी रूट एक्सट्रैक्ट, भूमि आंवला होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कुटकी, ब्राह्मी। सब में से फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से डाले हुए, तभी मैंने आपको कहा कि जो सीजनल फ्रूट है वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। आंवला फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है इसमें, चित्रक रूट का एक्सट्रैक्ट है, अर्जुन बाग का, रोज फ्रूट का, कोरिएंडर सीड, गुरुजी स्टेम, पिपली फ्रूट, सौंफ फ्रूट, नागरमोथा रूट। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसका इन्हीं के एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो लीवर संजीवनी सिरप में डले हैं। इतना अच्छा एक फॉर्मुलेशन है जो रेयरली आपको बाकी किसी और कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मिलेगा। सो इट्स वेरी गुड, इजी टू टेक, जस्ट टेक 2 TSF, 2 चम्मच सुबह और शाम खाने के पहले लीजिए। बच्चों में अगर दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले ले सकते हैं। ठीक है। एंड कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप लीवर टॉनिक्स, लीवर कैप्सूल्स लेते हैं वो सब आप खाने के पहले लीजिए ताकि उसका असर और अच्छा आए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर डिटॉक्स कैप्सूल। D9 की बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का लीवर डिटॉक्स कैप्सूल एक कैप्सूल है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं दिल नरनवा एक्सट्रैक्ट, मुश्तक एक्सट्रैक्ट, कार्मिक एक्सट्रैक्ट, मिल्क थिसल जिसे सिलिबम भी कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है इसमें, तांबलकी एक्सट्रैक्ट है, भृंगराज एक्सट्रैक्ट है, अदरक का एक्सट्रैक्ट है और ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्सट्रैक्ट के डाले गए हैं, इसका ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन है, ये रियरली आपको किसी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में मिलेगी, स्पेशली लीवर के केस में। ठीक है। सो ये आप लीजिए 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले फॉर एडल्ट्स। एंड बच्चों के लिए भी हम कैप्सूल्स नहीं देते।
देन है आर्जुनाइन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का D9 के अंदर लिव फिट सिरप। लिव फिट सिरप आप बच्चों को भी दे सकते हैं, 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए। जहां भी आपको लग रहा है कि बच्चे जो है उन्हें कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, वो ठीक से भरपेट नहीं खा रहे हैं, तो हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं डाइजेशन हैम्पर हो या उन्हें भूख ठीक ना लग रही हो, तो आप उनको लिव फिट सिरप दीजिए। कहीं भी आपको लग रहा है कि बच्चा छोटा बच्चा है, दुबला पतला है, तो हो सकता है उसे भूख ठीक ना लग रही हो, तो आप उसे लिव फिट सिरप दीजिए ताकि वो खाए अच्छे से। जितना वो अच्छे से खाना खाएगा, भूख लगेगी तो खाना खाएगा, उतना ही उसका लीवर अच्छा काम करेगा और उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। लीवर टॉनिक्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट करते हैं। ये एक नॉलेज की बात है। तो आप उन्हें दीजिए, जो भी छोटा बच्चा है जो चाहता है कि उसका वजन बढ़ जाए, उसको आप लिक्विड सिरप जरूर दीजिए। जब वजन तभी बढ़ेगा जब वो खाना खाएगा। खाना कब खाएगा? जब उसे भूख लगेगी, सिंपल सा फैक्ट है। तो आप उसे लिक्विड सिरप उस बच्चे को जरूर दीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दे सकते हैं। बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसमें 1 चम्मच दिन में एक बार दीजिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो है पुनर्नवा, मकोई, कांसनी और शरपुंग का। और बहुत ही अच्छा है, लीवर हेल्थ को अच्छा रखता है, इसका कामिनेटिव इफेक्ट है। बेटर हेल्थ के लिए, ओवरऑल बेटर, आपकी हेल्थ बेटर रहती है अगर आपका ओवरऑल लीवर हेल्थी रहता है। तो फॉर ओवरऑल बेटर हेल्थ भी ये एज अ लीवर टॉनिक और एज अ हेल्थ टॉनिक आप इसे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द प्रेजेंटेशन। आप में से अगर किसी का कोई भी सवाल है लीवर हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। लिक्विड सिरप खाने के पहले लेना है खाने के बाद? जी डेफिनेटली पहले लेना है। खाने के पहले। जी। जितने भी लीवर के डिटॉक्स कैप्सूल है, चाहे लीवर संजीवनी है, सब खाने के पहले लेना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पहचाना। अच्छा, ये मतलब इसका नापने का तरीका, जो इसका ढक्कन है उसी से एक ढक्कन या दो ढक्कन? जी, TSF का मतलब होता है टी स्पून फुल। 1 चम्मच जो होता है वो 5 ग्राम का होता है, या तो 5 ml का होता है। इसका जो ढक्कन ऊपर कैप लगा रहता है वो लगभग 5 ग्राम का होता होगा। 5 ml, क्योंकि सिरप है पा- ना, 5 ml। हाँ, 5 ml का होता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नापने के अलग से नापने की जगह उसके ढक्कन में ही लेकर के दे दिया जाए। ढक्कन में लेके दे सकते हैं, बिल्कुल कोई तो प्रॉब्लम नहीं एडल्ट्स को है। दो दो देना है और बच्चों को एक देना है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक ये सारा प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ है। ठीक। हाँ जी हाँ जी। हेलो। ये हेलो। पानी के साथ देना है, ये सिरप या पानी मिला के देना है या वैसे ही देना है? ये ऐसे ही दे दीजिए, ऊपर से अगर पेशेंट का पानी लेने का मन करता है तो आप थोड़ा सा पानी उनको पिला सकते हैं। अच्छा, वैसे भी दे सकते, बिना हाँ जी पानी के ही देना है? हाँ जी हाँ जी, मीठा सिरप है ना, बिना पानी के भी दिया जा सकता है। जो सिरप, जहां जहां आपको सिरप वर्ड मिलेगा वो शुगर पेशेंट को नहीं देना। सिरप का मतलब ही शुगर है। तो हेलो। शुगर वाले को अगर शुगर लीवर का है पेशेंट तो को नहीं उसको क्या देना है? दिया तो जाता शुगर वाले, अगर शुगर वाला पेशेंट है, एडल्ट है, तो आप उनको है? लिवर हाँ, डिटॉक्स कैप्सूल दीजिए। केवल कैप्सूल से काम चल जाएगा। बहुत अच्छा काम कैप्सूल भी करता खा। है। गुड आफ्टरनून मैम। मैं वेरी गुड बोल रहा आफ्टरनून। हूँ, अगर शुगर वाला पेशेंट हो तो उनको हम्म। क्या लीवर डिटॉक्सिस सिर्फ देना चाहिए, राइट? जी हाँ, उनको सिर्फ लिवर डिटॉक्स दीजिए। और क्योंकि आप D9 से जुड़े हुए हैं, तो D9 का दो मेजर D9 के प्रोडक्ट हैं, जिनका नाम है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, जो आप लीवर के पेशेंट्स को दे सकते हैं। ओके मैम। और एक दूसरा मैम, लीवर का तो आज सेशन है, तो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका साथ मेरा बात हुआ था और मैं अपना पापा को फोरवेल लीवर डिटॉक्स और शिलाजीत दे रहे थे। वो शुगर आप बोला दूसरा जो दवा चल रहा है चलने दीजिए, साथ में अगर शिलाजीत देते हैं तो शुगर कभी फॉल नहीं होते देते। लेकिन पापा का अचानक हफ्ता 10 दिन पहले बहुत ही शुगर फॉल हो चुका है, तो अस्पताल में एडमिट है। तो मैं क्या शिलाजीत देने से ऐसा हुआ? मैं थोड़ा नहीं सा नहीं जानना नहीं चाह नहीं, रहा शिलाजीत देने से ऐसा नहीं है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे थे पेशेंट। हूँ। आप मुंह तो ले रहे थे। मैं राज जी से हेलो। पूछ रही हूँ, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे पेशेंट? हाँ, ले रहे थे। अच्छा जी। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन का भी ये साइड इफेक्ट है। शिलाजीत और लेबर डिटॉक्स कैप्सूल से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप उसका पूरा जो फॉर्मुलेशन उसे स्टडी कर लीजिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो शुगर को एकदम फॉल, मतलब एकदम किल कर दे। शिलाजीत जो है, अगर वो दे रहे हैं तो पेशेंट का शुगर कभी होने ही नहीं देगा वो। अगर ज्यादा फॉल हो रहा था, वो आप 1 कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन ये आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो कंसल्टेंट है, उनसे टाइमली कांटेक्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है उस वजह से फॉल हुआ है। हाँ जी, शेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, यस प्लीज। यस यस, या गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड मेरा आफ्टरनून। क्वेश्चन ये था कि मेरे को एक्चुअली शेक मैं मतलब लेना चाहती हूँ, लेकिन शेक एक बीव न्यूट्रिशंस में भी आता है और एक रूटीन में भी आता है। मुझे अपना वेट गेन करना है, वेट मुझे रिड्यूस नहीं करना। तो हम्म। कौन बेटर रहेगा, मुझे कौन सा लेना चाहिए? बीव न्यूट्रिशन का लेना चाहिए या फिर रूटीन वाला लेना चाहिए? आप बी न्यूट्रिशन वाला लीजिए।
बी न्यूट्रिशन वाला। हाँ जी। उससे मतलब मतलब मेरी नीड क्या है कि मेरे न्यूट्रिशंस जो बॉडी के हैं बस वो फुलफिल होते रहें। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप बी न्यूट्रिशन का लीजिए, एंड साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट सारे फुलफिल होते रहे, साथ में आप गेन पाउडर एक आता है, गेनर पाउडर, वो आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। ओके, कौन सा पाउडर मैम, एक बार दोबारा बोलिए। गेनर पाउडर, गेनर, GAINER, गेनर पाउडर। ओके, राइट मैम, राइट। और एक क्वेश्चन मेरा और था मैम, जैसे बच्चों को आजकल बड़ा ऐड आ रही है ग्लिट्सो की, तो बच्चों को होता है कि हम ग्लिट्सो मुझे पिए। आपका सवाल समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताइए। मैम मैं ये कह रही हूँ, मैं अपनी डॉटर के लिए पूछ रही थी, आजकल ग्लिट्सो की बहुत ज्यादा ऐड आती है, तो बच्चों को रहता है कि हम लोग ग्लिट्सो पिए। तो हम्म मैं कुछ ऐसा इसी डार्जुविनाइन में ही चाहती थी कि बच्चों से रिलेटेड कौन सा शेक हम बच्चों को दे सकते हैं जो सिमिलर हो ग्लिट्सो का। देखिए, शेक्स तो हमने बच्चों के लिए अभी नहीं बनाए हैं, आप उन्हें किड्स फॉर्मूला दे सकते हैं दूध में डाल के। अच्छा, किड्स बहुत फॉर्मूला। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। ओके, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। एंटीऑक्सीडेंट जूस लीवर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जूस आप सभी पेशेंट्स को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल शुगर वाले को बचा के? शुगर, उसमें इतनी ज्यादा शुगर नहीं है, वेरी सुटेबल है, तो जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है उनको मत दीजिए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड आ गई है शुगर, उनको दिया जा सकता है। एक एक ढक्कन सुबह शाम? 20 ml, 20 ml 20? सुबह शाम। अच्छा, 20 ml सुबह शाम। जी जी। हेलो। ठीक है जी। हेलो। 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 हाँ मैडम, एक लेडीज है, उनको गॉल ब्लैडर है, उसके लिए क्या देगी? गॉल ब्लेडर में क्या है? गॉल ब्लेडर में स्टोन है? गॉल ब्लेडर कोई हाँ, उन्होंने बीमारी अभी नहीं होती, वो तो सोनोग्राफी ऑपरेशन की है होता ना, है। तो गोल्ड ब्लैडर के वो कुछ जो पित्ताशय के खड़े कुछ रहते हैं ना, वो दिखाई दे रहे थे उनकी रिपोर्ट में। अच्छा जी। गॉल ब्लेडर तो में स्टोन है रूटीन तो ऑलग्रीन दे सकते हैं क्या? देखिए, गॉल ब्लेडर में अगर स्टोन हो तो उसके लिए तो हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं देते। हाँ। ठीक है, उसके लिए एक बार आपको सर्जन को जरूर दिखाना होता है। तो तो उनको रूटीन ऑलग्रीन हम लोग ने मतलब कुछ अपने पास रिपोर्ट आए थे ना कि रूटीन ऑलग्रीन के रिजल्ट कुछ मिले थे, तो उसकी देखिए, मेरी रेट। बात सुनिए, अगर गॉल ब्लेडर स्टोन के पेशेंट को दर्द नहीं है तो आप उनको हाँ। फ्लोरवेल ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स, हाँ। फ्लोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप, GIT 14 ड्रॉप्स ये दे सकते हैं। साथ में आप हाँ। उनको लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स भी दीजिए। ठीक है। ओके। लेकिन अगर उनको पेन है तो उनको सर्जन को हाँ। ही दिखाना पड़ेगा। ओके। ठीक है। चलो। ओके जी। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम, ये लो बीपी वाले शिलाजीत ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं, 100%। बाकी लो बीपी के लिए हमारे पास LBP, हम D9 में LBP टैबलेट आती है, वो ली जा सकती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये लिवर डिटॉक्स बताया, ये भी खाने से पहले ही लेना है? हाँ जी, ये खाने के पहले ही लेना है। कितने पहले? 10 मिनट पहले। कितने कैप्सूल लेने हैं? 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले। 2 सुबह 2 शाम? हाँ, खाने के पहले। ठीक है। ठीक है। ओके। मैडम, स्टोन फ्लश जो है, हम्म। ये मतलब कितना देना होता है? स्टोन फ्लश सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देना है। खाने के बाद? हाँ। क्योंकि उनको पथरी हुई थी, फिर दोबारा पथरी हो गई है। 10 ml आप की? उनको कम से कम 6 महीने तक दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। साथ में केवल? फ्लोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स नहीं भूलिएगा। अच्छा, ये जरूरी है? मतलब वो नहीं, वो एक ही चीज लेना चाहते हैं, तो उनका कोई है आपके पास? तो उसके लिए अगर एक ही चीज आपने उनको दी है तो स्टोन फ्लश सिरप उनको 6 महीने तक पिलाइए। ठीक है। हमने उनसे बोला था कि आप कम से कम अल्कलाइन ड्राफ्ट फोरवेल जो है वो ले लीजिए, दिन भर में 10 बूंद पीजिए। तो वो माने नहीं, तैयार नहीं हो रहे हैं। कोई नहीं, आप बात करा दीजिएगा मेरी उनसे। ओके। चलिए। आपसे कैसे? जी। अ, एक लड़का, उसका अभी 6 साल है। उनका जो बच्चा था, डिलीवरी हुआ था। हम्म अ, उस टाइम में जॉन्डिस हुआ था। हम्म तो डॉक्टर ने डायना डायना पाव और डायना हाथ में एक हम्म चैनल फिट किया था। तो हम्म उसीलिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसका चल ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो इसका लोग के लिए कोई अलग है मैम? चल फिर नहीं पा रहे हैं? जी जी जी।
तो ऐसे में तो आप उनको अगर चलने फिरने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब जो मस्कुलोस्केलेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कालभास टैबलेट मैंने आपको बताया है, ऑर्थोसॉल वेज बताया है, वो आप उनको दीजिए। और GIT-4 भी इसके साथ? हाँ, GIT-4 तो आप सभी पेशेंट्स को दे सकते हैं। ऑर्थोसोल और कैलवास? कालभास, कालभास। ठीक है। हेलो मैम। ठीक है मैम। हेलो। हाँ मैम, एक क्लाइंट है, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हम्म। वो होम्योपैथिक भी ले रही हैं, तो उसके साथ ये हम दे सकते हैं स्टोन फ्लश और नहीं, स्टोन फ्लश तो सिर्फ किडनी स्टोन के लिए है। आप उनको फोरवेल और GIT दे दीजिए। ठीक है, बाकी उनको एक बार सर्जन को भी कंसल्ट करने के लिए बोलिए। ठीक है। ओके। थैंक चलिए, यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहता है, OPD में दिखाना चाहता है, तो मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक OPD होती है। आप आके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।